हाय एवरीवन। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आज आरएएस मुख्य परीक्षा की, और मुख्य परीक्षा में भी 2024 के अंदर पेपर सेकंड के अंदर जो ज्योग्राफी सेगमेंट है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हूं तुषार त्यागी और मैं विगत 12 वर्षों से जो है पढ़ाता आ रहा हूं। ज्योग्राफी के अंदर मेरा नेट क्वालिफाई है, इसके अलावा पवेट जो है इसमें भी मेरा नेट क्वालिफाई है। बात करते हैं यहाँ पे हम ज्योग्राफी के सेक्शन की। आपको पता है कि आरएस मुख्य परीक्षा में 3 सेक्शन हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड राजस्थान ज्योग्राफी। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे मेंस का सेगमेंट देखने को मिल रहा है पेपर सेकंड में, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 15 शब्दों के 2 अंक निर्धारित करे गए हैं। अब देखो 15 शब्दों का मतलब ये नहीं है कि 15 शब्द लिखने ही हैं। जिन्होंने मेंस दिया है उनको बहुत ढंग से पता है कि कहाँ पे कितना लिखना है। तो यहाँ पे 6 ऑस्ट्रेलिया के किन्हीं 6 मरुस्थल जो है उनके नाम लिखने हैं। आप यहाँ पे 6 मरुस्थल जो है बिल्कुल आसान है। आप बोल सकते हो कि साहब ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिल जाएगा कौन सा, ये ग्रेट विक्टोरिया जो है सबने देखा होगा, ठीक। ये मतलब काफी जाना माना आपका डेजर्ट है। उसके अलावा आपको एक देखने को मिल जाएगा कौन सा, गिब्सन देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा सिप्सन देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपको एक यहाँ पे तनामी देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपको एक सैंडी देखने को मिल जाएगा। एक आपका स्टुअर्ट डेजर्ट जो है ये देखने को मिल जाएगा। ये 6 नाम हो गए हैं। ग्रेट विक्टोरिया हो गया, सिप्सन हो गया, गिब्सन हो गया, तनामी हो गया, सैंडी हो गया और स्टुअर्ट हो गया, ठीक। प्रीलिम्स में जिसने तैयारी करी है मैप के थ्रू उसको ये नाम याद रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे आप ये लिख रहे हो ना 6 मरुस्थल के नाम। ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने भी डेजर्ट पाए जा रहे हैं वो सारे के सारे डेजर्ट जो हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट हैं, यानी कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं, शीत मरुस्थल नहीं है, कोल्ड डेजर्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का, या मैं बोल सकता हूँ मरुभूमि का देश कहा जाता है। और यहाँ पे पाए जाने वाले प्रमुख मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया, सिप्सन, गिब्सन, तनामी, सैंडी, स्टुअर्ट जो है ये हैं आपके। तो 6 मरुस्थलों के आपने नाम लिख दिए। 6 के 7 भी लिख सकते हो, 8 भी लिख सकते हो, पर 6 तो आपको लिखने ही है, नंबर आपको 2 दिए जाएंगे। साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि ये सभी उष्ण मरुस्थल हैं। उसके बाद में आगे चले, आगे देखने को मिलता है कि कृष्णा नदी की किन्हीं 8 सहायक नदियों के नाम लिखिए, है ना। ये भी देखो प्रीलिम्स की तरीके से आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो कृष्णा की 8 सहायक नदियां, सबसे पहले मैं बोल सकता हूं कि कृष्णा जो है इसका उद्गम कहां से होगा, मैं बोलूंगा महाबलेश्वर की पहाड़ियों से, है ना। महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। अब देखो 8 नदियों के नाम जो है ना वो सबने लिखने हैं। आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो कृष्णा नदी अगर ये जा रही है तो ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो होगा बायां और नीचे वाला हिस्सा होगा वो होगा दायां। तो आप बोल सकते हो कि कृष्णा में बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां, तो यहाँ पे कौन कौन सी देखने को मिल जाएगी आपको, भीमा देखने को मिल जाएगी, सीना देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा मूसी देखने को मिल जाएगी, है ना। भीमा, सीना, मूसी जो है ये। उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ दाएं तट पे मिलने वाली सहायक नदियां। तो यहाँ पे दाएं तट पे आपको मैंने जब पढ़ाया था इंडियन ज्योग्राफी को, इससे पहले आपने कई बार यूट्यूब पे कहीं क्लास देखी हो, तो मैं एक लाइन बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, PDGMT, है ना। PDGMT। एक यहाँ पे कोयना नदी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो बोल सकते हो कि इसके दाएं तट से मिलने वाली नदी कोयना हो गया, है ना। उसके अलावा P से पंचगंगा, यहाँ पे आपका D से दूध गंगा, उसके अलावा आपका G से घाट प्रभा, फिर उसके बाद में आपका M से माल प्रभा, और उसके अलावा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा T से तुंगभद्रा, है ना। ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसके अंदर 8 सहायक नदियों के नाम आपको लिखने, 8 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 9 नाम हो गए अपने पास, तो ठीक। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कृष्णा का उद्गम जो है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। और इसके अलावा इसकी सहायक नदियों में बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां भीमा, मान, सीना, बारी, मूसी, ठीक है। एक बारी नदी भी आ जाएगी यहाँ पे। और दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों में कोयना आ गई, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ठीक है, और दूध गंगा। ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। 8 नदियों के नाम लिख दिए, कहानी खत्म। उसके बाद में आप आ जाइए आगे। आगे ये मैपिंग वाला क्वेश्चन इसने पूछा है इस बार, ठीक। और पूछ रहा है कि भारत के आपके दिए गए रेखा मानचित्र पर निम्न स्थानों को चिन्हित कीजिए। चारों चिन्हित करने हैं। एक के मार्क्स जो है ना यहाँ पे वही आपका आधे नंबर का एक है आपका,
मतलब अगर आपको जरूरी नहीं है चारों नहीं आते हैं, 2 आते हैं 2 कर दो, 1 आता है 1 कर दो, 3 आते हैं 3 कर दो। वैसे लोकेशन बहुत आसान है, थाल घाट, है ना। देखो थाल घाट जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपको कहाँ पे, मुंबई से नासिक के बीच में। तो यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे नासिक होगा, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि साहब ये जो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है थाल घाट। फिर उसके बाद में पूछा इसने पाल घाट, केवल मार्क करवा रहा है आपसे। पाल घाट अगर आप देखना शुरू करोगे ना तो ये नीचे दिखाई देगा केरला के अंदर, मतलब ये आपका पश्चिमी घाट जहां समाप्त होता है। ये तो फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे हिस्सा ऊपर की तरफ हो गया है, इसको थोड़ा सा और इस मैप के अंदर अपन नीचे लेंगे। ये नियर अबाउट आपका पाल घाट या पलक्कड़ घाट जो है ना, ये यहाँ दिखाई देगा, ठीक, ये यहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ पे कर सकते हो आप ये पाल घाट को। फिर उसके बाद में नाथुला सिक्किम के अंदर देखने को मिलेगा। सिक्किम यहाँ दिखाई दे रहा है, ये लगा दो आप यहाँ पे नाथुला दर्रा जो है ना। अगर पूछे कि नाथुला दर्रा तो ऑब्वियस सिक्किम के अंदर। अब देखो यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। मैक्सिमम जो लोगों के दिमाग में मतलब यहाँ पे डाउट रहता है वो ये रहता है कि साहब सिक्किम में यहां लगाएं या यहां लगाएं। यार आपने सिक्किम मेंशन कर दिया ना, आपके नाथुला की कहानी वहीं खत्म है। अब ये जरूरी नहीं है कि भाई आप सिक्किम में कहाँ लगा रहे हो। वैसे मेनली आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। दिख रहा है एग्जामिनर को भाई सिक्किम में इसने नाथुला लगाया है ना। यहाँ पे लग गया नाथुला। फिर शिप किला देखो यहाँ पे दिखाई देगा आपको लद्दाख, और यहाँ पे ये दिखाई देगा हिमाचल। ये हिमाचल जो है ना, यहाँ से आपका सतलज नदी प्रवेश करती है, और ये देखने को मिलेगा आपको शिप किला दर्रा, और ये आपका हो गया यहाँ पे नाथुला दर्रा, ठीक। ये भी प्रीलिम्स अगर आपने मैपिंग के थ्रू तैयार करे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी करी है, तो आपको ये चीजें तैयार होंगी। देखो 3-4 क्वेश्चन जो आए हैं शुरुआत के 2-2 नंबर के, ये 3 क्वेश्चन है, सॉरी ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये वही प्रीलिम्स पैटर्न के हैं। कोई अलग से मैं बोल सकता हूँ कोई नया पैटर्न इन्होंने नहीं बनाया है यहाँ पे। हाँ, ये मैपिंग वाले क्वेश्चन जो है ना, ये पहली बार लाना शुरू करा है आरपीएससी ने, और ये लोकेशन पूछना शुरू करा है। तो मे भी हो सकता है भविष्य में आपसे आगे मैं ये लोकेशन पूछना शुरू कर दे, और उनके बारे में भी 2-2 शब्द लिखवाने शुरू कर दे, मतलब 2-2 नहीं 15-15 शब्द लिखवाने शुरू कर दे। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, केवल लोकेशन पूछी है, आपसे इनके बारे में लिखवाया नहीं है। आपसे इनके बारे में लिखवा भी सकता है, थाल घाट के बारे में बताइए, पाल घाट के बारे में बताइए, है ना। जैसे मैं बोल सकता हूँ मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला जो है दर्रा है, पश्चिमी घाट के अंदर अवस्थित एक दर्रा है थाल घाट। उसी तरीके से पाल घाट नीचे देखने को मिल जाएगा आपका, ठीक। उसी तरीके से आपका नाथुला और शिप्ला इनके बारे में पूछ सकता है। आगे चलते हैं। राजस्थान के किन जिलों में साबरमती नदी प्रवाहित होती है, इसकी सहायक नदियों के नाम लिखिए। अब देखो साबरमती नदी अगर मैं देखना शुरू करता हूं तो ये राजस्थान के अंदर कहाँ पे देखने को मिलेगी, ऑब्वियस उदयपुर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। सहायक नदियाँ सबको पता है, हथमती देखने को मिलेगी, वाकल देखने को मिलेगी, सेई देखने को मिल जाएगी, ठीक। उसके अलावा मेशवा देखने को मिल जाएगी, वत्रक देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ एक माजम जो है ये देखने को मिल जाएगी। हथमती हो गई, मेशवा हो गई, माजम हो गई, वत्रक हो गई, सेई हो गई, ये इसकी मुख्य सहायक नदी हैं। और राजस्थान राज्य के अंदर जो है ये उदयपुर जिले के अंदर आपका मूलतः प्रवाहित होती है। या मैं बोल सकता हूँ कि इसका उद्गम जो है उदयपुर के अंदर दक्षिणी पश्चिमी अरावली से आपका पदराड़ा गांव जो है यहाँ से इसका उद्गम होता है। ये इसके बारे में आप लिख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट सर आगे चलते हैं। आगे राजस्थान के अंदर रॉक फॉस्फेट उत्पादक क्षेत्रों के नाम दीजिए और उसका उपयोग बताइए। सर देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर का तो यहाँ पे उत्पादक क्षेत्र बताना है और 1 नंबर में इसका उपयोग बताना है ना। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले उत्पादक क्षेत्र जो है रॉक फॉस्फेट की मैं ये बात करूंगा। तो रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक उदयपुर के अंदर झामरकोटड़ा। तो यहाँ पे है ना, मेरा मानना ये है कि मैं जिले लिख के और फिर उसके जो है मतलब प्रोडक्शन एरिया लिख दूं। जैसे मैं बोल दूं कि भाई राजस्थान भारत का सब 90% रॉक फॉस्फेट का उत्पादन करता है ना।
वो पूछा ही नहीं गया है। 2 नंबर के मैंने इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है अपने को। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अपने को डायरेक्ट बात करनी, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में काफी ज्यादा कंटेंट है लिखने के लिए। हम सीधा लिख सकते हैं कि राजस्थान राज्य के अंदर उदयपुर उत्पादक क्षेत्र, तो उदयपुर सर्वाधिक उत्पादन करता है। झामरकोटड़ा, नीमच माता, बैलगढ़, कानपुरा, सिसारमा और आपका भिंडर कानपुरा। ठीक, उसके बाद में आप यहाँ पे लिख सकते हो जयपुर के अंदर अड़ुका अड़वाली आपका, फिर उसके बाद में जैसलमेर के अंदर बिरमानिया, लाठी, फतेहगढ़, बांसवाड़ा के अंदर सलोपत। ये इसके क्या हो गए, उत्पादक क्षेत्र हो गए। अब रॉक फॉस्फेट का उपयोग देखो, रॉक फॉस्फेट जो है ना, मूलतः इसका उपयोग जो करा जाता है वो आपका सुपर फॉस्फेट बनाने के लिए करा जाता है। सुपर फॉस्फेट रासायन जो है ये बनाने के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए। तो मैं बोल सकता हूं इसके द्वारा या रॉक फॉस्फेट के उपयोग से सुपर फॉस्फेट आपके फर्टिलाइजर या मैं बोल सकता हूं रसायन जो है इसका निर्माण करा जाता है। सुपर फॉस्फेट एक आपका यहां पे आप लिख सकते हो डाई सुपर फॉस्फेट, एक ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, है ना। ये इसके जो है प्रोडक्शन के अंदर मूलतः देखने को मिल जाएंगे आपका। तो ये सॉरी, इसका उपयोग जो है ये देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्पेशली कई बार जो है लोग मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, स्पेशली मैंने बात करी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट की बात करी है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक डाई कैल्शियम और एक देखने को मिलेगा इसका नाम होगा अपना डाई अमोनियम फॉस्फेट। सॉरी, डाई सुपर नहीं होगा, ये होगा आपका डाई अमोनियम, सॉरी अगेन, इसको आप कर लीजिए यहाँ पे डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है ये कर लीजिए। ठीक है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, डाई अमोनियम हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाएगा, एक देखने को मिल जाएगा आपका डाई कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये देखने को मिल जाएगा, है ना। ये इसके द्वारा बनाए जाते हैं। इसका उपयोग जो है ना बेसिकली मृदा उपचार के लिए भी करा जाता है, आप ये भी लिख सकते हो एक लाइन। ठीक, या इतना ज्यादा ज्ञान ना बखेरने की जगह आप आंसर के अंदर जो है उत्पादक क्षेत्र और उसके अलावा आप बोल सकते हो कि रॉक फॉस्फेट का उपयोग सुपर फॉस्फेट रासायनिक उर्वरक के निर्माण में व मृदा उपचार में करा जाता है। एक लाइन ये डाल दीजिए। ये सुपर फॉस्फेट जो है ना ये जरूर बताना है आपको। अगर आप सुपर फॉस्फेट नहीं बता रहे हैं तो ये समझ लीजिए यहाँ पे आपका जो है नंबर चले गए हैं। हाँ, आप साथ में सुपर फॉस्फेट के साथ में ये भी बोल सकते हैं कि सीमेंट उद्योग में ये क्या है, सह आपका मैं बोल सकता हूँ आपका कच्चे माल के रूप में कार्य करता है। या सीमेंट उद्योग के अंदर भी चूना पत्थर के साथ में रॉक फॉस्फेट का उपयोग करा जाता है। पर रॉक फॉस्फेट मूलतः जो है ना वो आपका रासायनिक उर्वरक के अंदर ही काम में लिया जाएगा, जिसके द्वारा सुपर फॉस्फेट खनिज जो हैं या सुपर फॉस्फेट उर्वरक जो है, खनिज भी नहीं, सुपर फॉस्फेट उर्वरक जो हैं इनका निर्माण करा जाता है। ठीक है, तो ये लाइन आपको यहाँ पे डालनी है। नेक्स्ट सर, अगला क्वेश्चन देखो, ये वो टॉपिक है, 5 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे 50-50 शब्दों के, 50 शब्दों के 5 नंबर के। अब ये वो टॉपिक हैं जहां से मतलब हर साल क्वेश्चन पूछा है इसने। 2013 से जब से पैटर्न चेंज हुआ है राजस्थान के अंदर मुख्य परीक्षा का या आपका प्रारंभिक परीक्षा का, तब से मतलब सिलेबस में इन्होंने एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल जोड़ा था, और ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल तब से आज तक लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। और सबसे ज्यादा हार्ड भी ये लगता है, लगे क्यों ना कि भाई समझने में नहीं आता है, पहली बात, और दूसरी बात फैक्ट बहुत हैं, और तीसरी बात कि लोग इसको पढ़ाने में इंटरेस्ट बहुत कम लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है रोचकता लोगों को कम लगती है कि नहीं यार ये बड़ा टिपिकल है या बड़ा हार्ड है ना। तो अगर आप देखना शुरू करोगे यहाँ पे तो सबसे पहले मुझसे पूछा जाए कि भाई कार्बोनिफेरस काल जो है इसका समय अंतराल है ना, आप देखना शुरू करते हैं तो इरा जो देखने को मिलते हैं आपको, प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सी, सॉरी वो तो पर्वत निर्माण के हो गए, इरा जो देखने को मिलते हैं वो आपको 4 देखने को मिलेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे इसने क्या पूछा है, टाइम पूछा है, ड्यूरेशन पूछा है। तो मेरे को टाइम और ड्यूरेशन बतानी है, तो कार्बोनिफेरस काल जो है मैं बोल सकता हूँ 36 करोड़ से लेकर के 28 करोड़ वर्ष तक। ड्यूरेशन वही होगी आपकी 7.4 करोड़ जो है ये इसकी ड्यूरेशन होगी, 7.4 करोड़ वर्ष तक जो है ये आपका चला है
है ना। अब सर इसकी विशेषताएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखो कार्बोनिफेरस काल के अंदर मूलतः मैंने आपको पहले भी जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि पृथ्वी पर उभयचर जो है इनका विकास हुआ था, तो इसको एज ऑफ एम्फीबोलाइंस जो है ये कहा जाता है, उभयचरों का युग जो है ये कहा जाता है। बड़े वृक्ष जो हैं ये बने थे, और स्पेशली मैं बोल सकता हूँ 100 फीट लंबे वृक्ष जो हैं ये पाए गए हैं, तो इसलिए इसको जो है एज ऑफ ट्री जो है ये भी कहा जाता है, वृक्षों का काल भी कहा जाता है। इस समय के अंदर जो है ना भ्रंश जो बने हैं, तो उससे कुछ वृक्ष जो है नीचे की तरफ चले गए हैं, तो कार्बोनिफेरस काल की जो चट्टानें हैं उनके अंदर कोयला जो है वो बहुत अच्छा पाया जाता है। तो मैं बोल सकता हूं कि इस काल के निक्षेप की चट्टानें जो हैं वो कोयले की प्राप्ति करवाती हैं। तो विशिष्टताओं में क्या होगा कि यहाँ पे भ्रंश हुए हैं, और जो भ्रंश हुए हैं ना तो यहाँ पे आपके ये जो पेड़ हैं ये नीचे चले गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस काल के अंदर सरीसृप की उत्पत्ति जो है ये मानी जाती है। 50 शब्द जवाब के इसमें हो जाने हैं, ज़्यादा टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक। और इसमें जिसने इतना लिख दिया है ना तो उसको नंबर मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे समय और अंतराल जो है ना ये 2 नंबर मान के चलो आप, बाकी इसकी प्रमुख विशेषताएं जो है ना 3 नंबर। अगर इसने किसी ने विशेषताएं भी लिखी हैं तो एग्जामिनर 1.5 से 2 नंबर उसको दे देगा यहाँ पे, है ना, अगर ये भी आपने गलत लिख दिया है। अब देखो यार ये तो ऐसी चीज है कि आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और मैं बोल के जाऊं कि भाई ज्योग्राफी का आपको ये फैक्ट तो बिल्कुल याद होना चाहिए था, ये याद क्यों नहीं था, तो मतलब हो सकता है बहुत से अभ्यर्थियों से ये डाटा जो है मिस हो गया हो या बिल्कुल याद ना रहा हो, है ना। तो ये आप अकेले के साथ में नहीं हुआ होगा, ये बहुत से लोगों के साथ में हुआ होगा, संभव नहीं है इतने सारे फैक्ट याद रखना यार। आगे चलते हैं, आगे देखने को मिलता है कौन सा, देखो इस बार इसने मिनरल्स का क्वेश्चन पूछा है मेंस में, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है वही इंडियन ज्योग्राफी से, कि भारत में उड़ीसा, गुजरात एवं झारखंड के प्रमुख बॉक्साइट खनन क्षेत्र कौन से हैं। मिनरल्स वाले जो होते हैं ना ये क्वेश्चन थोड़े से मतलब टिपिकल लगते हैं लोगों को, क्योंकि साइट जो है वो याद करना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो यहाँ पे उड़ीसा के अंदर अगर आप देखते हो तो पंचपदमाली की पहाड़ियां, बोलागिरी देखने को मिलता है कोरापुट के अंदर आपको स्पेशली। उसके अलावा आप बोल सकते हो कालाहांडी, कोरापुट और चंदनगिरी, उसके अलावा आपका मैं बोल सकता हूँ ये बफाली मोली पर्वत, उसके अलावा कथकल, मंजीमाली, ठीक है, पासनमाली, कुन्नुमली, कोंडीगढ़ी, ये जो क्षेत्र हैं ये यहाँ पे आपका बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं। इतने सारे नाम याद नहीं हो सकते हैं, पर यहाँ पे आप बोल सकते हो, तो मैं पंचपदमाली की पहाड़ियाँ, बोलागिरी, कोरापुट क्षेत्र, कालाहांडी जो है ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। झारखंड के अंदर जो स्पेशली जो मतलब लोहरदग्गा है ये काफ़ी ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ फेमस है। लोहरदग्गा हो गया, पलामू हो गया और आपका गुमला हो गया है। गुजरात में जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, कच्छ, साबरकांठा, अमरेली और भावनगर जो है ये देखने को मिल जाएंगे। ये प्रमुख क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएंगे उड़ीसा, गुजरात और झारखंड के अंदर बॉक्साइट खनन के। इसके अंदर आप ये भी ले सकते हो कि भारत के अंदर बॉक्साइट जो है ये टर्शरी पीरियड की चट्टानों में पाया जाता है, तृतीय कल की चट्टानों में पाया जाता है। और बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसके द्वारा जो प्राप्ति होती है वो एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है ना। तो ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आपने यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट सर अगला क्वेश्चन जो है ये कहाँ से आया है, ये आप आई थिंक एनसीईआरटी में हो या ना हो मुझे नहीं पता, पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की जो एक बुक देखने को मिल जाएगी आपको, ओल्ड वाली 12th क्लास की, वहाँ पे एक चैप्टर देखने को मिल जाएगा आपको जनसंख्या वाला। ये सीधा सीधा जो है ना वहाँ से उठाया है आपका, है ना। तो यहाँ पे इसने क्या पूछा है, जनसंख्या वृद्धि के चरण, जनसंख्या वाला चैप्टर है, तो यहाँ पे आपको चरण भी देखने को मिल जाएंगे जनसंख्या के। तो भारत में जनसंख्या की उच्च वृद्धि के साथ गिरावट की प्रवृत्ति, कि साहब उच्च वृद्धि भी हुई है, उसके साथ हमें यहाँ पे जनसंख्या के अंदर जो है गिरावट की प्रवृत्ति भी देखने को मिली है। और ये 1981 से लेकर के 2011 तक की विवेचना कीजिए, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं आपसे बात कर लूँ कि साहब आंकड़ों की, तो आंकड़े जरूरी नहीं है कि सबको याद हो। यहाँ पे अगर आप देखते हो जो हमारी पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हो रही थी, जो अगर ग्राफ अगर देखते हो तो ये सबको पता है कि भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो वृद्धि पाई गई 1971 के अंदर। फिर 71 के बाद में जो है हम क्या कमी लाना शुरू कर रहे हैं, ये वही आपका है 81 से लेकर के 11 तक का।
जनसंख्या के अंदर उच्च वृद्धि तो हो रही है, पर जनसंख्या वृद्धि में क्या आ रही है, गिरावट आ रही है ना, ये है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आप जो मेंशन करोगे वो मेंशन क्या करोगे, स्पेशली यहाँ पे बोल सकते हो कि सबसे जो मतलब मेजर चेंज जो है वो क्या आया है। मेजर चेंज आप बोलोगे कि साहब इस काल में या इस अवधि में भारत के अंदर परिवार नियोजन जो है इसको बहुत अच्छे से अपनाया गया। ये वही दशक 81 से आपका 11 तक का, जहां पे मतलब 71 के बाद आपको पता है 71 का जब डाटा आया था ना, तो गवर्नमेंट बोली कि यार ये क्या हो गया। मैं कई बार बताता हूं कि 1971 के जब रिपोर्ट आती है, जब डाटा हमारे पास में आते हैं, जब लगता है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है, तो यहाँ पे परिवार नियोजन जो है ना बहुत सख्ती से अपनाया गया भारत के अंदर। और साथ में यहीं से आपका शुरुआत करी गई थी गर्भपात की। पहले कहा भाई, पूछा गया कि भाई क्यों बच्चे हो रहे हैं आपके इतने, आप 5-5 7-7 बच्चे क्यों कर रहे हो। बोले साहब 5-5 बच्चे इसलिए कर रहे हैं कि 4 बच्चे होते हैं जिसमें से 2 जीवित रहते हैं, 2 की मतलब बाल्यावस्था के अंदर ही मृत्यु हो जाती है किसी ना किसी बीमारी से। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम टीके लगवा रहे हैं, आप टीकाकरण करवाओ इनका, है ना। फिर यहीं पर आपका पूछा कि हाँ भाई तुम क्यों कर रहे हो, तो साहब लड़का चाहिए। अच्छा लड़का चाहिए, हमारे पास में एक मशीन है, सोनोग्राफी मशीन, इससे हम जांच करके बता देंगे लड़का है लड़की है। अच्छा लड़का है तो ही इसको रखना आप गर्भ को, नहीं तो आप गर्भपात करवा सकते हो, है ना। ये करा गया था 1971 के बाद में। तो ये जो आपका दशक देखने को मिलता है ना, ये वो काल है जहां पे भारत के अंदर आपकी उच्च वृद्धि के साथ गिरावट की मतलब मैं बोल सकता हूं प्रवृत्ति पाई गई है। तो विवेचना के अंदर आपको यही लिखना है कि इस काल के अंदर भारत में परिवार नियोजन जो है उसको बहुत अच्छे से अपनाया गया, जिसके फलस्वरूप भारत के अंदर जन्म दर में कमी आई। और जन्म दर के अंदर आप यहां पे लिख सकते हो, ये जन्म दर जो है लगभग जो कि 1981 के अंदर 38 शिशु प्रति हजार थी, ये घटकर 2001 में 26 शिशु प्रति हजार जो है ये हो गई। अब देखो ये फैक्ट जो है ना, ये बहुत कम लोगों को याद रहेगा, तो आप ये बोल सकते हो कि इस काल के अंदर जन्म दर के अंदर जो है वो कमी आई, है ना, जन्म दर के अंदर कमी आई, आप ये बोल सकते हो। बर्थ रेट जो है ना उसको हमने कंट्रोल कर लिया यहां पे। उसके अलावा आप यहां पे बोल सकते हो कि इस काल के अंदर परिवार नियोजन अपनाने के कारण तथा छोटे परिवारों को अपनाने की प्रेरणा जो है वो लोगों के अंदर आपकी आई है। ठीक, तो ये मुख्य कारण आप यहाँ पे इसके अंदर बता सकते हो, इसमें आपका 81 से लेकर के 11 के अंदर। आगे चलते हैं आपका उच्च वृद्धि के साथ गिरावट की पद्धति, तो वही आपकी बर्थ रेट जो है इसमें कमी आई है। हाँ, औसत आयु के अंदर वृद्धि हुई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, देखो यहाँ पे स्पेशली जन्म दर में कमी व मृत्यु दर में भी कमी आई है ना। यहां पे क्या कह रहा है, उच्च वृद्धि के साथ में गिरावट की पद्धति, जनसंख्या वृद्धि तो उच्च पाई जाएगी, जन्म दर में कमी व मृत्यु दर में भी कमी। ठीक, परंतु यहां पे अगर आप देखते हो जनसंख्या वृद्धि जो है ना वो हम तेजी से नहीं कर रहे हैं जिस तेजी से हम करते आ रहे थे। ओके, चलो जी सर, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बायोमास परियोजना का संक्षिप्त में विवरण कीजिए। ये बहुत से लोगों ने छोड़ा होगा, जो सही सही करा होगा ये वही करा होगा जिसने इकोनॉमिकल सर्वे का एक पैराग्राफ यहाँ पे डाला है। उसके अंदर कुछ फैक्ट दे रखे हैं कि भाई इतने मेगावाट जो है प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। बायोमास के अंदर आप बोल सकते हो कि मुख्यतः राजस्थान के अंदर सरसों की तूड़ी और जूरी फ्लोरा जो है, बबूल जो है, इसका उपयोग करा जाता है ना। ये आप इकोनॉमिकल सर्वे का पैराग्राफ लिख सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन वही आपका 50 शब्दों का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना ऐसे है कि यहाँ पे एग्जामिनर को अच्छा लग गया वो नंबर बहुत अच्छे दे देगा, नहीं लगा वो नंबर नहीं देगा। क्वेश्चन नो डाउट बुक से नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन जो आपकी कुछ समझ पे भी आधारित है। यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में दक्षिणी अरावली प्रदेश की प्रमुख संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातियों के नाम लिखिए। राज्य में वन्यजीव हानि के मुख्य कारण क्या है ना। अब देखो ये राजस्थान राज्य के अंदर वन्यजीव हानि के प्रमुख मुख्य कारण जो है ये क्या है।
ज्योग्राफी के अंदर जो है अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो मेरे जो सर थे वो कुछ चीज़ें ऐसी बताते थे, बोले कि बेटा मेंस लिख रहे हो ना तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो हर जगह फिट बैठ जाएंगी आपकी, वो आप हर जगह फिट कर सकते हो। जैसे कि यूपीएससी के अंदर 2011 तक जो आपके ऑप्शनल पेपर होते थे, 11 12 13 तक, उसके अंदर ऑप्शनल तो खैर अब भी होता है, ठीक, उस वक्त जो है ज्योग्राफी के अंदर मैपिंग आती थी और मैपिंग में आपके कुछ लोकेशन डाली जाती थी और उनके बारे में कुछ 15-15 20-20 शब्दों का लिखना होता था। तो वो बोल सकते थे, बोले यार लोकेशन के बारे में आप लिख दो कि यहाँ पे खाद्य सामग्री के उद्योग हैं, यहाँ पे कुछ लघु उद्योग है, आपको हर जगह लघु उद्योग मिल जाएंगे, फूड इंडस्ट्री आपको हर जगह मिल जाएगी, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे खाद्य सामग्री उद्योग ना हो। उसी तरीके से पर्यावरण की बात करी जाए तो राजस्थान में दक्षिणी अरावली प्रदेश की मुख्य संकटग्रस्त वन्य जीव, साहब देखो दक्षिणी अरावली के अंदर अगर आप देखते हो ना तो ये आपको देखने को मिलेगा उदयपुर वाला क्षेत्र, राजसमंद वाला क्षेत्र आपका, है ना। और यहाँ पे आप स्पेशली बोल सकते हो कि साहब मेरे को क्या देखने को मिल जाएगा, वुल्फ, भेड़िया जो है ये देखने को मिल जाएगा, ठीक। सिरोही भी इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे आप सिरोही के अंदर देखते हो ना तो स्पेशली सिरोही और जालौर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या, भालू जो है ये भी देखने को मिल जाएगा, आप इसके बारे में लिख सकते हो। यहाँ पे आपको स्पेशली सिंबल या मैं बोल सकता हूँ प्रत्येक जिलों के राजस्थान के अंदर क्या बना रखे, मस्कट जो है ये बना रखे, शुभांकर जो है बना रखे हैं, आप उनके नाम भी यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने भेड़िए की बात कर दी, मैंने भालू की बात कर दी, यहाँ पे बिज्जू जो है ये भी बता सकता हूँ, ठीक है। ये मुख्य संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातियां जो हैं ये हैं, भेड़िया हो गया, भालू हो गया, ठीक, बिज्जू हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आप मेंशन जंगली मुर्गा जो है ये बता सकते हो, ठीक। अब दक्षिण अरावली के अंदर गोडावन नहीं मिलेगा आपको, आप बोलो साहब गोडावन पश्चिम मरुस्थल के अंदर मिलेगा, इनके बारे में आप डाल सकते हो। अब कह रहा है कि भाई राज्य में वन्यजीव हानि के प्रमुख कारण क्या हैं। अब देखो राजस्थान के अंदर वन्यजीव हानि के प्रमुख कारण क्या क्या होंगे। सबसे पहले मैं बोलूंगा यहाँ पे अवैध खनन, ये अवैध खनन जो है ना अरावली के अंदर ये मुख्य कारण देखने को मिलेगा, है ना। एक कहीं भी आप डाल सकते हो, हर जगह फिट बैठेगा। जनसंख्या वृद्धि, देखो जनसंख्या वृद्धि के कारण अगर आप देखते हो तो जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी वैसे वैसे नगरीकरण होगा, और जैसे जैसे नगरीकरण होगा वैसे वैसे आपका जो फॉरेस्ट एरिया है ना वो कम होगा, है ना। आपके नगर कहाँ बनाए जा रहे हैं, या तो एग्रीकल्चर लैंड पे या फॉरेस्ट एरिया के, तो कहीं ना कहीं जो है मतलब मैं बोल सकता हूँ आपका जनसंख्या वृद्धि जो है ये भी इसको प्रभावित करती है। अवैध खनन जो है ये भी इसको प्रभावित करता है आपका। उसके अलावा आप बोल सकते हो कि वन्यजीव हानि के प्रमुख कारण शिकार, हंटिंग जो है ये भी डाल सकते हो। अब देखो ये जो क्वेश्चंस मैंने कहा, ये क्वेश्चंस जो हैं इस पे खूब चीजें हैं लिखने को, बस ये है कि आप इसको किस तरीके से बिल्ड करके लिख रहे हैं, किस तरीके से पॉइंट डाल के लिख रहे हैं। नेक्स्ट सर अगला क्वेश्चन, विश्व में ओजोन परत के क्षरण के कारण और प्रभावों पर विवेचना। कारण आपको सभी को पता है, सीएफसी गैसेस जो हैं ये, एयर पॉल्यूशन जो है ये, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ ओजोन परत के क्षरण के मुख्य कारणों के अंदर आपका तीव्र औद्योगिक विकास, उद्योगों से निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके अलावा आपका यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आपका प्रभावों की विवेचना, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके प्रभाव से ओजोन छिद्र का होना, पृथ्वी पर आपका यूवी वेव्स जो हैं उनका आना, ठीक, ग्लेशियर्स जो हैं उनका मेल्ट होना, पिघलना, पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि होना, ठीक, मानव के स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आएंगी 50 वर्ड में आपका, ठीक। नेक्स्ट सर अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन मेरे को बहुत सही लगा। ये क्यों सही लगा, देखो वो तो क्वेश्चन ऐसे थे जो आप लिख रहे हो, नंबर आपको मिल रहे हैं और वो छोड़ेगा भी कोई नहीं, ये और बता दूं वो क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है, वहां पे नंबर आपको एवरेज मिलेंगे सबको। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना इस तरीके के, जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपका, है ना, ये ओजोन परत छोड़ दो, ये हो गया, ठीक, ये बायोमास वाला हो गया आपका, ये उच्च वृद्धि के साथ गिरावट प्रवृत्ति वाला क्वेश्चन हो गया आपका। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, इसको सबने लिखा होगा और इसको लिखना भी चाहिए यार, क्योंकि यहाँ पे ना आपको एवरेज नंबर मिल जाने हैं। आप 1-2 नंबर लेके चलोगे यहाँ पे, बिल्कुल गारंटी से आप देख लेना, जब जिसने ये आंसर दिए होंगे ना उनको 101% यहाँ पे 1 से 2 नंबर मिलेगा।
ये क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं होते हैं यार। आगे चलते हैं तो आगे देखने को मिलता है ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, है ना। अब देखो 2 पे संक्षिप्त टिप्पणी, यहां पे मैं जो चुनाव करूंगा स्पेशली, तो मैं चुनाव किस पे करूंगा, मैं करूंगा 2 पे स्पेशली भारतीय मानसून व तिब्बत का पठार और भारत में पश्चिमी विक्षोभ, इन 2 का करूंगा मैं चयन। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे 50 शब्दों के अंदर यानी कि 25-25 शब्दों के अंदर मेरे को लिखना है, बहुत इजी गोइंग लिख दूंगा, बहुत मजे में लिख दूंगा, बहुत आसान लिख दूंगा, आसानी से लिख दूंगा। पहला पूछा है कि एल नीनो का भारतीय मौसम पर या भारतीय मानसून पर प्रभाव बताइए। तो एल नीनो का, तो यहां पे आप लिखेंगे कि एल नीनो जो है ये आपका दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे पश्चिमी तट पर, या मैं बोल सकता हूं दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट पर शीत ऋतु में बनने वाली एक गर्म जलधारा है, या शीत ऋतु में विकसित होने वाली एक गर्म जलधारा है, ठीक है। और जिसके कारण आपका वॉकर सेल, यहां पे आप एक सेल जो है वो बनाते हैं, ठीक। स्पेशली वॉकर जो है उन्होंने इसको बताया था, एल नीनो की संकल्पना उनके द्वारा ही प्रतिपादित करी गई थी। तो मैं बोल सकता हूं जिसके कारण जो है वॉकर सेल जो है वो उल्टी हो जाती है, प्रति वॉकर सेल का निर्माण होता है। वह भारत के अंदर बनने वाला, हिंद महासागर में बनने वाला उच्च वायु दाब जो होता है, वहां पर वायु सप्लाई जो है मैं बोल सकता हूं कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप भारतीय मानसून पर आपका इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है ना। वो मजा नहीं आएगा एग्जामिनर को यार, क्योंकि ये एल नीनो जो है ना अकेला अकेला जो है 50 शब्द में लिखा जा सकता है। यहाँ पे मैप भी बन सकता है, यहाँ पे वॉकर सेल भी बन सकती है। अगर आपने लिखा हो कि एल नीनो का प्रभाव मानसून पर प्रभाव, मैं बोला एल नीनो का भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव है और इसके कारण भारत के अंदर मानसून जो है वो कम आता है या सामान्य से कम बारिश होती है, ठीक है। वो एग्जामिनर दे देगा आपको यहाँ पे एक आध नंबर, ज्यादा तो नहीं देगा, एक ही नंबर देगा यहाँ पे इसमें। अगर मैं लिखता हूं कि आपका एल नीनो जो है दक्षिणी अमेरिका के अंदर पेरू तट पर बनने वाली शीत ऋतु में निर्मित होने वाली एक गर्म जलधारा है, जिसके फलस्वरूप हिंद महासागर में बनने वाले उच्च वायु दाब पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो कि वॉकर सेल को प्रभावित करता है, वह जिसके कारण भारत का मानसून सामान्य से कमजोर रहता है। तो ठीक ठाक नंबर मेरे को मिल जाएंगे, पर बिना मैप बनाए मैं इसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, है ना। तो इसलिए मैं कहूंगा इसको छोड़ देना चाहिए। अगर इन दोनों को नहीं आ रहा है तो कर लेना, ऐसा नहीं है फिर छोड़ ही दो कि यार ऐसे छोड़ देना चाहिए। इन दोनों नहीं आ रहा है तो कर लेना ऐसी स्थिति में। भारतीय मानसून पर तिब्बत के पठार का प्रभाव, या भारतीय मानसून में तिब्बत का पठार, है ना। तो बोल सकते हो तिब्बत का पठार, तो मैं बोल सकता हूं तिब्बत का पठार जो है सामान्यतया पूर्वी जेट संकल्पना, या मैं बोल सकता हूं आपका पूर्वी जेट जो है इसके निर्माण में योगदान देता है। तो तिब्बत के पठार की संकल्पना जो है ना स्पेशली ये प्रतिपादित करी गई थी पी कोटेश्वरम के द्वारा, है ना। भारतीय मानसून व तिब्बत का पठार ये कॉन्सेप्ट दिया था पी कोटेश्वरम ने। तो यहाँ पे आपको नाम देना है क्या कि संकल्पना पी कोटेश्वरम जो है उनके द्वारा प्रतिपादित करी गई थी। उनके अनुसार तिब्बत का पठार जो है वो ग्रीष्म ऋतु में एक हीटर का कार्य करता है, जिसके कारण तिब्बत के पठार पर या तिब्बत के पठार के ऊपरी क्षेत्र में एक उच्च वायुदाब का निर्माण होता है, जो कि हिंद महासागर के अंदर आपका पूर्वी जेट जो है इसका निर्माण करता है, वह जिसके फलस्वरूप हिंद महासागर में उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। जिस वर्ष तिब्बत का पठार अधिक गर्म होगा उस वक्त भारत के अंदर मानसून आपका अच्छा रहेगा। जिस वर्ष तिब्बत का पठार कम गर्म होगा भारत के अंदर मानसून सामान्य से कमजोर रहेगा, ठीक। ये स्पेशली पूर्वी जेट संकल्पना जो है उसको बनाता है तिब्बत का पठार आपका। नेक्स्ट सर अगला जो है यहाँ पे देखने को मिलता है भारत में पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ शीत ऋतु के अंदर भूमध्य सागर के अंदर बनने वाला एक चक्रवात, जो कि जेट पवनों के सहयोग से आपका भारत में प्रवेश करता है, जिसके फलस्वरूप उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है। पंजाब इसका प्रवेश द्वार है, भारत में इसके द्वारा सर्वाधिक वर्षा पंजाब में होती है, जिसके जो कि रबी की फसल के लिए लाभदायक रहती है, ठीक है। इतना से यहाँ पे लिखना है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, और बोल सकते हो कि भाई पर्वतीय क्षेत्र में इसके द्वारा हिमपात होता है। नेक्स्ट राजस्थान में जनसंख्या वितरण पर भूआकृति व जलवायु के प्रभाव की विवेचना। मैंने ये कहा कि ऐसा क्वेश्चन होता है ये कि इसके अंदर लिखने को बहुत कुछ है, लोग बहुत कुछ लिखेंगे
और नो डाउट ये लिखने भी चाहिए क्वेश्चन आपके, ये छोड़ने नहीं चाहिए, इसमें नंबर अच्छे खासे मिल जाते हैं। जैसे कि मुझसे पूछे कि राजस्थान में जनसंख्या के वितरण पर भू आकृति व जलवायु के प्रभावों की विवेचना कीजिए। अब देखो, मैं राजस्थान को जो डिवाइड करता हूं वो 4 भागों में करता हूं। कौन कौन सा हो गया? 4 भाग यहां पे डिवाइड करके लिख देना। पहला हो गया आपका, भाई साहब क्या हुआ, पहला हुआ आपका पश्चिमी मरु प्रदेश, फिर दूसरा हुआ आपका अरावली प्रदेश, फिर तीसरा हुआ आपका पूर्वी मैदान, फिर चौथा हुआ आपका हाड़ौती पठार। ठीक है, ये 4 प्रदेश हैं। तो अब यहां पे मैंने लिखना शुरू करा भू आकृति व जलवायु के प्रभाव, है ना, जनसंख्या वितरण पर। तो मैं बोल सकता हूं पश्चिमी मरु प्रदेश, जहां पर जलवायु शुष्क पाई जाती है, वह इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र जो है सामान्यतया मैं बोल सकता हूं शुष्क जलवायु पाई जाएगी, मैदानी क्षेत्र पाया जाएगा। इसके कारण यहां पर राजस्थान राज्य की लगभग 40% जनसंख्या पाई जाती है, परंतु घनत्व जो है राजस्थान राज्य का सबसे कम है। देखो, जनसंख्या वितरण के प्रभाव की बात कर रहा है, भू आकृति प्रभाव की। यहां पे जनसंख्या तो 40% मिल रही है, शुष्क जलवायु होने के कारण पश्चिमी मरु क्षेत्र के अंदर राजस्थान राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अगर आप देखते हो राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या कहां है, तो पश्चिमी मरु प्रदेश में 40% जनसंख्या अपनी वहां निवास करती है। परंतु यहां पे क्या है, आपका जलवायु की दशाएं जो है ना, वो आपका मानव के पक्ष में नहीं है, जिसके फलस्वरूप यहां पे जनघनत्व जो है वो न्यूनतम पाया जा रहा है। दूसरा आप बोल सकते हो अरावली पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र जो है मानव निवास के लिए आपका मैं बोल सकता हूं एक सुलभ क्षेत्र नहीं होगा। तो यहां पे आप बोल सकते हो राजस्थान राज्य की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। मानव आर्थिक क्रियाकलाप जो है पर्वतीय क्षेत्र के अंदर सामान्यतः प्रभावित होते हैं। ठीक, उसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र के अंदर आपका यातायात या कम्युनिकेशन जो है इसकी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो इस कारण से पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जनसंख्या आपका कम निवास करेगी। तो राजस्थान के अंदर आपका दक्षिणी अरावली स्पेशली आप ले सकते हो, जो कि सर्वाधिक ऊंची है, सर्वाधिक चौड़ी है, वहां पे जनसंख्या अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम पाई जाएगी। फिर उसके बाद में पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान आपका, अब देखो यहां पे जलवायु, तो जलवायु की बात कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं भू आकृति व जलवायु की। तो पूर्वी मैदान राजस्थान राज्य के अंदर आपका सर्वाधिक जनघनत्व रखने वाला क्षेत्र, क्योंकि ये जो क्षेत्र आपका पहला तो मैदानी क्षेत्र है, दूसरा ये आपका फर्टाइल उपजाऊ क्षेत्र है, तीसरा यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा जो है ये होती हुई, मतलब इस क्षेत्र के अंदर औसत वर्षा, सर्वाधिक तो नहीं बोल सकते पर औसत वर्षा होती है, जिसके फलस्वरूप मानव कृषिगत कार्य कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको देखने को मिलता है हाड़ौती पठार, तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर तो पठारी भाग, यहाँ पे राजस्थान राज्य की लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है, और जलवायु आर्द्र अति आर्द्र, और यहाँ पे स्पेशली मतलब जलवायु के प्रभाव की बात करी जाए तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आर्द्र जलवायु के साथ में पठारी क्षेत्र होने के कारण, स्पेशली पठारी क्षेत्र होने के कारण आर्थिक क्रियाओं में सामान्यतः कृषिगत कार्य जो है वो मानव कर पाता है। तो जिस कारण से यहाँ पे आपको लगभग 11% जनसंख्या निवास करती हुई दिखाई देगी। नीचे आप टिप्पणी डाल सकते हो कि राजस्थान के पूर्वी मैदान में जहां की जलवायु सामान्यतः मेरे को मतलब जलवायु जो है आर्द्र प्रकार की देखने को मिलती है, साथ में यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, जिससे प्राकृतिक मैदानी क्षेत्र होने के कारण आर्थिक क्रियाकलाप जो है वो मानव आसानी से कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जनसंख्या जो है अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपका देखने को मिला था पेपर सेकंड, और ये भूगोल के जो है कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। बाकी अपन फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट सेशन में, तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।